हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। आईपीसी मीन्स इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन पीनल कोड 1860 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि लॉ कितने टाइप का होता है। लॉ सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल होता है। सब्सटैंटिव लॉ वो होता है जो आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिफाइन कर रहा है, जिसमें बताया गया है कि भाई एक पर्टिकुलर राइट क्या है और एक पर्टिकुलर क्राइम क्या है, और अगर हम उस चीज के लिए पनिशेबल हो जाते हैं तो उसकी पनिशमेंट की एक्सटेंट क्या होगी। ठीक है, तो और अगर हम वो राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन हाउ टू एनफोर्स दोज राइट्स एंड लायबिलिटीज। प्रोसीजरल लॉ वो है जो बताता है कि अगर हमारे कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं तो उनको एनफोर्स करवाने के लिए प्रोसीजर क्या है। सब्सटैंटिव लॉ की कुछ एग्जांपल्स हैं, इंडियन पीनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। प्रोसीजरल लॉज में सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है। अब आईपीसी में थेफ्ट की एग्जांपल ले लीजिए कि थेफ्ट में बताया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी को हमने मूव तो कर दिया लेकिन हमारी इंटेंशन बुरी नहीं थी तो वो थेफ्ट बनती ही नहीं है। तो राइट एंड जो डिफाइन किया है कि थेफ्ट क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है, वो आईपीसी में डिफाइन की है। एक बार थेफ्ट प्रूव हो गई, लेकिन थेफ्ट के लिए आपने अपने जो आपकी प्रॉपर्टी की थेफ्ट हुई है उसके रिलेटेड आपने अपने राइट को इन्फोर्स कराना है, तो वो किस प्रोसीजर से करवाएंगे, जो कि सीआरपीसी में बताया गया। तो सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कल्पेबिलिटी एंड लायबिलिटी। वही चीज कि कल्पेबिलिटी का मीनिंग है कि आपकी लायबिलिटी बन भी रही है या नहीं। तो इसमें कल्पेबिलिटी का मीनिंग है विच इज डिक्लेयर टू बी पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, जिस चीज को लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज पनिशेबल है, दैट इज कल्पेबल। लेकिन लायबिलिटी क्या है, एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट कितनी होगी, दैट इज योर लायबिलिटी। अब आईपीसी क्राइम से डील कर रहा है, तो क्राइम क्या है? क्राइम वो एक्ट है जिसको लेजिस्लेचर ने पनिशेबल डिक्लेयर कर दिया है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो गलत भी होती हैं, इमोरल एक्ट्स कह सकते हैं हम उनको। वो गलत होती हैं लेकिन उनको लॉ ने डिक्लेयर नहीं किया होता भी वो पनिशेबल है, देन दैट इज नॉट क्राइम। वो चीजें क्राइम में नहीं आती हैं। एक पर्सन के दो राइट्स होते हैं, एक तो राइट इन रैम, एक राइट इन पर्सनल। जो राइट इन रैम है वो राइट उसका पूरी दुनिया के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो जो क्राइम का कंसेप्ट है वो राइट इन रैम है। ये मतलब जो क्राइम का कंसेप्ट है वो बेसिकली पब्लिक लॉ से रिलेटेड है और उसको कुछ हर पर्सन को कुछ राइट्स इन रैम दिए गए हैं, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट उसको राइट दी गई है। और कोई भी पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू वायलेट दोज राइट्स। हम किसी पर्सन को ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जो हमारे राइट एंड रैम है वो वायलेट कर। इसकी एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए किसी पर्सन के पास राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, वो उसका राइट इन रैम है। किसी भी पर्सन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो दूसरे पर्सन की राइट टू लाइफ को वायलेट करे, उसकी लाइफ के साथ। और उसको मान लीजिए मर्डर की बात कर रहे हैं कि किसी भी पर्सन को ये राइट नहीं है ना कि दूसरे बंदे का बिना किसी रीजन से मर्डर कर दे। इवन किसी रीजन के साथ भी मर्डर करना, उसकी वो मैं आपको एक्सेप्शन इसलिए बता, रीजन वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि मान लीजिए अगर उसने कोई क्राइम ही किया है, उसको पनिशमेंट ही कैपिटल पनिशमेंट मिल गई, तो वहां पे हम राइट टू लाइफ को ले रहे हैं, लेकिन वहां पे हमारे पास एक रीजन है, उसने स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम कर दिया,
तो वहां पे स्टेट की सिक्योरिटी के पर्पसेस के लिए स्टेट के पास राइट है कि वो किसी पर्सन का राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज कर दे, तो वहां पे रीजन है। ठीक है, तो ये चीज मैंने रीजन वर्ड यूज किया था मर्डर के लिए। ठीक है, अब क्राइम का जो कंसेप्ट है वो चेंजिंग कंसेप्ट है। चेंजिंग कंसेप्ट मीन्स कि वो टाइम टू टाइम, जैसे हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं वैसे क्राइम का कंसेप्ट भी चेंज हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पहले इमोरल कंसीडर की जाती थी, जिनको क्राइम कंसीडर किया जाता था, लेकिन विद द चेंज ऑफ टाइम अब वो क्राइम नहीं रही। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम शायद पहले क्राइम कंसीडर करते ही नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे वो चीजें क्राइम है। उसकी मैं एग्जाम्पल दूंगी जहां पे पहले हम क्राइम कंसीडर नहीं करते थे, आज के टाइम पे कंसीडर करते हैं। पहले पोलीगैमी या बाइगैमी एक बड़ा नॉर्मल कंसेप्ट था। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में इवन हिंदूज में भी, क्योंकि मुस्लिम्स में अभी भी पर्सनल लॉ के हिसाब से बाइगैमी परमिटेड है, लेकिन हिंदूज में भी बाइगैमी होती थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदू मैरिज एक्ट की एग्जिस्टेंस के साथ साथ बाइगैमी प्रोहिबिटेड हो गई, और हमारे इंडियन पीनल कोड में भी इस चीज के लिए पनिशमेंट है। ठीक है, पहले टाइम के हिसाब से वो चीज वैलिड थी। आज के सिनेरियो में हम देखें बाइगैमी बिल्कुल ही क्रिमिनल एक ऑफेंस बन चुका है। ठीक है, और पहले एडल्ट्री थी उसको पनिशेबल डिक्लेयर किया गया था, वो हमारे सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी। लेकिन विद द चेंज ऑफ सोसाइटी अब एडल्ट्री इज नो मोर अ क्राइम। ठीक है, वो इमोरली गलत हो सकता है। एडल्ट्री को अगर हम ऐसा कहें कि वो गलत तो है, वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं रहा, क्योंकि विद द चेंज ऑफ सोसाइटी ये चीजें चेंज हो रही हैं। क्राइम दूसरी चीज है कि रिलेटिव कंसेप्ट भी है कि भाई एक जगह पे वो चीज गलत हो सकती है, दूसरी जगह पे हम उसको गलत कंसीडर नहीं कर रहे। मान लीजिए इंडिया में आज भी लगा लीजिए रिलेटिव कंसेप्ट का, इंडिया में ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैंने आपको बाइगैमी की एग्जाम्पल दी। बाइगैमी हिंदूज में आज के टाइम पे पनिशेबल है, लेकिन मुस्लिम्स में वो चीज अभी भी परमिटेड है। तो वो एक जगह या पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है एडल्ट्री है, मान लीजिए अभी मैंने कहा कि भाई वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन पहले टाइम पे भी वो, जब इंडिया में प्रोहिबिटेड थी, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जहां पे वो तब भी परमिटेड थी। तो ये रिलेटिव कंसेप्ट है जो कि विद द चेंज ऑफ सोसाइटी, विद द चेंज ऑफ पर्संस, विद द चेंज ऑफ प्लेस चेंज हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली है क्या क्राइम? क्राइम हमारी सोशल जो बिहेवियर है उसमें एक्सेप्टेड अनएक्सेप्टेड जो बिहेवियर्स हैं उसको ही हमने, अगर लॉ ने उनको सैंक्शन कर दिया है, दैट बिकम्स क्राइम और इमोरल एक्ट्स। ठीक है, तो क्राइम का कंसेप्ट तो हो गया, लेकिन आईपीसी में एक टर्म क्राइम और ऑफेंस में एक डिफरेंस दिया गया है। आईपीसी में ऑफेंस वर्ड यूज किया गया है, वहां पे क्राइम वर्ड नहीं यूज किया गया। सेक्शन 40 में बताया गया है कि ऑफेंस। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी पर्सन को पनिशेबल डिक्लेयर करवाना है तो वो आईपीसी की हिसाब से उसने ऑफेंस किया होना चाहिए। सेक्शन 40 क्या कहता है कि वो सारी चीजें जो कि इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल डिक्लेयर की गई हैं वो सब चीजें ऑफेंस है। तो ऑफेंस और क्राइम में क्या डिफरेंस हो गया? डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस, क्राइम और ऑफेंस में ये डिफरेंस है कि क्राइम अपने आप में
में वो सब चीजें भी कवर कर रहा है जिसमें जो चीजें गलत हैं लेकिन आईपीसी ने शायद उनको भी कवर नहीं किया। और ऑफेंस क्या है, जो चीजें आईपीसी में बताई गई हैं, तो ये सब चीजें क्या होगी, ऑफेंस। अब इसमें मान लीजिए फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, वो सब चीजें अभी आईपीसी के सिनेरियो में नहीं आ रही हैं, लेकिन वो गलत तो है ही, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी है। आज के टाइम पे उन चीजों के लिए अलग से स्टैट्यूट्स भी बने हुए हैं, तो वो चीजें क्या हैं, क्राइम। ठीक है, तो क्राइम ऑफेंस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्राइम, लेकिन जो क्राइम का स्कोप है वो वाइडर देन ऑफेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम बात कर रहे हैं आईपीसी की। तो आईपीसी को ड्राफ्ट किसने किया था, लॉर्ड मैकॉले ने। इसके 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं। जो ये 511 सेक्शंस है इन्हीं 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए चैप्टर 4 है जो जनरल डिफेंसेस से की बात कर रहा है। चैप्टर 16 है जो कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात कर रहा है। चैप्टर 17 है जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। चैप्टर 20 है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज की बात कर रहा है। 21 है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट जो डेफामेशन का ऑफेंस है, ऑफेंसेस अगेंस्ट रेपुटेशन, उसकी बात कर रहा है। तो ऐसे सारे ये 23 चैप्टर्स हैं जिसमें कि ये सेक्शंस डिवाइडेड। इसकी एनेक्टमेंट डेट थी 6 अक्टूबर 1860, लेकिन ये एनफोर्स कब हुआ था, 1 जनवरी 1862 को। ठीक है, अब हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम करते हैं कि अगर हमने किसी भी चीज को क्राइम बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए वहां पे। पहली चीज तो है कि ह्यूमन बीइंग, दूसरी है एक्टस रियस, तीसरा है मेंस रिया, फोर्थ है इंजरी। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग ही वर्ड क्यों यूज किया। अगर हम बात करें कि भाई अगर हम कई जगह पे जो कॉरपोरेशंस हैं, कई जगह पे हम कंपनीज हैं, उनको भी तो पनिशेबल मानते हैं अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किया हो। यस, वैसे तो अगर हम क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो वहां पे कंपनीज भी लायबल होती हैं, लेकिन आईपीसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक क्राइम करने के लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, क्योंकि कंपनीज खुद कभी भी अपना मेंजरिया डेवलप नहीं कर सकती। मेंजरिया हमेशा एक ह्यूमन बीइंग का ही डेवलप होगा। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग इज कंपल्सरी टू डू अ क्राइम। मान लीजिए कोई पत्थर है, पत्थर तो अगर ह्यूमन बीइंग उसको उठा के किसी को मारेगा तब तो वो ह्यूमन बीइंग ही लायबल होगा, वो पत्थर लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग इज कंपल्सरी टू डू अ क्राइम। दूसरी चीज है एक्टस रियस। एक्टस रियस इज अ एक्ट कंडक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मेंस रिया है कि गिल्टी माइंड, और फोर्थ है उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस इंजरी हुए होने चाहिए। इंजरी जरूरी नहीं है कि पर्सन किसी ह्यूमन बीइंग को ही हो, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी या उसकी रेपुटेशन को भी इंजरी हो सकती है। सेक्शन 44 में इंजरी के रिलेटेड इंजरी की डेफिनेशन दी हुई है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है जिसमें से कि हम एक्टस रियस और मेंस रिया को इन डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कर रहे थे जिसमें हमने एक्टस रियस और मेंस रिया को इन डिटेल करना है। सबसे पहले हम एक्टस रियस की बात करते हैं। एक्टस रियस मीन्स एक एक्ट और रियस मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। Thus, actus reus means an act which is prohibited by law. ठीक है, तो किसी भी चीज को क्राइम बनने के लिए ये चीज जरूरी है कि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। तो देखो, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में हमने ह्यूमन बीइंग की बात की। अगर ह्यूमन बीइंग कोई एक्ट
करेगा तभी तो कोई उसका कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट हैपन होंगे, वही चीज इंजरी होगी। ठीक है, अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट एज एन इंजरी इफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो भी वो चीज क्राइम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ हमने कोई ऐसा एक्ट कर दिया तो वहां पे इंजरी अगर नहीं भी हुई तो वहां पे हम इनकोहेट या इनकम्प्लीट ऑफेंस की कैटेगरी में, जिसमें हम अटेम्प्ट की कैटेगरी में उस चीज को कवर अप करेंगे, लेकिन वो चीज हम इन डिटेल बाद में करेंगे। पहले चीज क्या है कि हम देखें कि एक तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में पहले ह्यूमन बीइंग ने एक एक्ट किया, लेकिन आईपीसी में किसी एक्ट को करना ही कंप्लीट नहीं है जब तक कि वो किसी गिल्टी इंटेंशन के साथ ना किया। कई बार होता है कि मान लीजिए किसी पर्सन को किडनैप कर लिया गया, उसको फियर है, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है, जिसकी वजह से उसने एक एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ कर दिया, लेकिन वहां पे वो खुद गिल्टी माइंड नहीं था, वहां पे उसकी खुद की इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैंने ये क्राइम करना है, उससे वो क्राइम करवाया गया, वहां पे उसका एक्ट है लेकिन मेंजरिया नहीं है, देन वो पर्सन पनिशेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टस रियस पहला एलिमेंट तो एक्टस रियस है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंटेंशन बना लेते हैं लेकिन एक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने गलत हमारी कोई ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लेकिन इसके बाद भी हमने एक्ट नहीं किया, मैंने सोच लिया कि मैंने बी का मर्डर करना है, मैं उसके अगेंस्ट काफी कुछ सोच रही हूँ लेकिन मैंने उस चीज के रिगार्डिंग कोई एक्ट नहीं किया, देन ऑल्सो वो क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए किसी भी चीज को क्राइम बनाने के लिए। एक्टस रियस और मेंजरिया दोनों मिलके ही क्राइम बनता है। अब एक्टस रियस की बात करें, अब एक्ट के लिए सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी क्या कह रहा है कि एक्ट अपने आप एक्ट तो है ही है, अगर हम कोई एक्ट कर रहे हैं दैट इज पनिशेबल, वो तो कंडक्ट है ही है, अगर हम कोई इलीगल ओमिशन कर रहे हैं वहां पे भी वो हमारी एक्ट की कैटेगरी में कवर होगा, और एक्ट के मीनिंग में अगर हम पार्शली एक्ट कर रहे हैं, पार्शनली ओमिशन कर रहे हैं तो भी वो हमारे एक्टस की कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए एक्ट, हम किसी को स्टैब कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, अगर स्टैब कर रहे हैं दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो वो चीज एक्ट की कैटेगरी में आ गई। ओमिशन की कैटेगरी में अगर इलीगल ओमिशन, हम बहुत सारी चीजें नहीं करते, इलीगल क्या है, जो चीज आपके अगेंस्ट या तो पनिशमेंट आपके अगेंस्ट इन्फोर्स करवा सकती है या आपके अगेंस्ट सिविल एक्शन इन्फोर्स करवा सकती है, वो चीज हो गई इलीगल। अब हमने ओमिशन की बात की है लेकिन उसके आगे इलीगल वर्ड यूज किया है, वो इसलिए क्योंकि कई बार हमारी ड्यूटी नहीं होती किसी चीज को करने की, अगर हम वहां पे वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो वहां पे हम ओमिशन नहीं कर रहे हैं। ओमिशन तब ही बनेगी जब हमारी लीगल ड्यूटी थी लेकिन हमने उसको जानबूझ के नहीं किया, देन वो हमारी एक्ट की कैटेगरी में है। मान लीजिए आपको बीचेस का पता है, मान लीजिए एक सी बीच है, वहां पे एक लाइफ सेविंग गार्ड्स रखे होते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है कि इन केस कोई बंदा डूब रहा है तो उसको बचाना है। अब यहाँ पे वो लाइफ सेविंग गार्ड की ड्यूटी है, अगर वो किसी डूबते हुए बंदे को नहीं बचा रहा तो वहां पे उसने इलीगल ओमिशन किया, क्योंकि उसके अगेंस्ट इस चीज के लिए सिविल एक्शन भी लिया जा सकता है और इस चीज की पनिशमेंट भी है उसके अगेंस्ट। लेकिन मान लीजिए वहां पे एक ए पर्सन है जिसको स्विमिंग आती तो है लेकिन उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, वो एज अ लेमैन मतलब वहां पे घूमने फिरने के लिए गया है, उसने देखा कि कोई बंदा डूब रहा है तो उसने उसको नहीं बचाया, वहां पे उसने ओमिशन तो की
लेकिन वहां पे उसकी ड्यूटी नहीं थी उसको बचाने की, तो वो इलीगल ओमिशन नहीं है, वहां पे उस पर्सन की कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे इलीगल ओमिशन वर्ड इसलिए यूज किया है कि पर्सन इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट एंड ही इज नॉट डूइंग दैट एक्ट। ठीक है। और पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन की आपने एक एग्जांपल देखी होगी, अगर इलस्ट्रेशंस पढ़ी होगी, वहां पे है कि एक जेलर एक पर्सन को मारना चाहता है, तो वो क्या करता है, पार्टली तो कुछ उसके साथ मार पिटाई करता है, कुछ उसको खाना नहीं दे रहा, तो वो पार्टली एक्ट क्या कर रहा है कि उसको बीटिंग कर रहा है उसकी, ठीक है, उसको मार रहा है, तो वो चीज वो एक्ट कर रहा है। और ओमिशन क्या कर रहा है, नॉट टू प्रोवाइड हिम, क्योंकि एक जेलर की ही ड्यूटी है कि उसने अपने कैदियों को खाना टाइम से प्रोवाइड करना है, तो अगर वो उसको खाना नहीं खाने दे रहा तो वहां पे ये ओमिशन कर रहा है, और जहां पे वो उसको मार पिटाई कर रहा है वो अपनी तरफ से एक एक्ट कर रहा है, तो ये चीज भी एक्ट की कैटेगरी में आ जाएगी। तो एक्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक्ट भी हो सकता है, इलीगल ओमिशन भी हो सकती है, पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन भी हो सकती है। और सेक्शन 33 क्या कह रहा है कि जो एक्ट है वो सिंगल एक्ट भी हो सकता है और सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है। मान लीजिए एक पर्सन किसी को मारना चाहता है, तो उसने इसको वाइटल पार्ट में एक बार स्टैब कर दिया, दैट इज सिंगल एक्ट। लेकिन सीरीज ऑफ एक्ट की बात क्या है कि वो बार बार उसको स्टैब कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है कि क्या कहते हैं, ग्रीवियसली उसको रोज रोज हर्ट कर रहा है। मान लीजिए एक पहले दिन बीटिंग दे दी, फिर दूसरे दिन फिर मार पिटाई कर दी, तो यहाँ पे सीरीज ऑफ एक्ट भी हो रहे हैं, तो वो चीज अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो एक्ट सीरियस की कैटेगरी में। अब मेंस रिया, मेंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, रिया मीन्स प्रोहिबिटेड बाय, तो कोई भी स्टेट ऑफ माइंड जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो चीज पनिशेबल है, ठीक है, वो एक क्राइम को करने का एलिमेंट है। मैंने चीज वर्ड यूज किया कि जो स्टेट ऑफ माइंड लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है वो पनिशेबल है। पहली चीज तो ये है कि जब तक उसके साथ कोई जर्नल रूल किया है कि जब तक उसके साथ कोई एक्ट नहीं किया जाता तब तक वो एक क्राइम को कंप्लीट नहीं कर रहे होते। लेकिन कभी कभी कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जैसे कि कॉन्स्पिरेसी है, वो चीज अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड भी वो है तो वो पनिशेबल हो जाती है, ठीक है। इसका मेन मैगजीन क्या है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब ये है कि एक्ट अपने आप में क्रिमिनल नहीं है जब तक कि वो अकम्पनीड बाय गिल्टी माइंड नहीं है, जब तक हम एक्ट विद गिल्टी माइंड नहीं करते तब तक वो एक्ट पनिशेबल नहीं है। जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल भी दी थी कि मान लीजिए किसी पर्सन को ने एक्ट तो किया लेकिन उसने इंस्टेंट डेथ के फियर से वो एक्ट किया, उससे वो कोई एक्ट किसी ने जबरदस्ती करवाया, देन ऐसे केस में क्योंकि उसकी अपनी मेंसरिया नहीं थी, उसकी अपनी गिल्टी माइंड नहीं था, तो वो एक्ट सीरियस अपने आप में पनिशेबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाते हैं कि भाई वो एक्ट किसी पर्सन ने विद पर्टिकुलर इंटेंशन किया होगा। सबसे पहले तो हम काइंड्स ऑफ मेंसरिया देखते हैं। जो सेक्शन 39 है वो क्या कह रहा है कि वॉलंटरली डिफाइन कर रहा है कि हम किसी एक्ट को अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जब या तो हमारी इंटेंशन हो उस एक्ट करने की, या नॉलेज हो, या फिर रीजन टू बिलीव हो। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इंटेंशन तो वो है कि अगर हमें पता है कि हम कोई एक्ट कर रहे हैं, हमें
100% सर्टेनिटी है कि जो हम डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, हम हमारे वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे इस एक्ट से होंगे ही होंगे। मान लीजिए कोई पर्सन किसी बंदे को उसके वाइटल पार्ट पे स्टैब कर रहा है या फिर वहां पे गोली चला रहा है, तो वहां पे 100% श्योर है कि वो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, मतलब डेथ अगर होगी ही होगी। तो ये वहां पे अगर हमने कोई एक्ट विद 100% सर्टेनिटी किया है कि 100% सर्टन है जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अकर होंगे ही होंगे, देन दैट इज इंटेंशन। नॉलेज में क्या है कि यहाँ पे पर्सन को अवेयरनेस है कि जो हमारा एक्ट है वो रिजल्ट्स विद सर्टेनिटी ला देगा। यहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस है, वहां यहाँ पे 100% अश्योरेंस थी। यहाँ पे अवेयरनेस है कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो ये एक्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए मुझे पता है कि किसी बंदे को सिर में चोट लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी बंदे को वही जगह पे हिट कर रही हूँ दोबारा से, तो मुझे अवेयरनेस है कि इस पर ऐसा करने से हो सकता है इस बंदे की डेथ हो जाए। तो यहाँ पे मेरी नॉलेज है। और रीजन टू बिलीव क्या है कि वहां पे मैं श्योर नहीं हूं कि ये चीज होगी ही होगी, लेकिन मुझे वो रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो शायद ये चीज हो सकती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिग्री ऑफ मेंजरिया है, ये सेकेंड डिग्री ऑफ मेंजरिया है, ये थर्ड डिग्री ऑफ मेंजरिया है। तो इन चीजों का क्या डिफरेंस पड़ता है? अगर मेंजरिया में हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्योंकि हमारे को पता था कि 100% ये रिजल्ट अगर होगा ही होगा, हमने विद सर्टेनिटी ये एक्ट किया है, तो हमारी पनिशमेंट ग्रेवर होगी। अगर उससे कम है, सेकेंड डिग्री ऑफ मेंजरिया है, तो वहां पे हमारी पनिशमेंट थोड़ी सी माइल्ड हो जाएगी और रीजन टू बिलीव में उससे भी कम हो सकती है। तो यहाँ पे इन चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है? मेंजरिया की काइंड्स का इफेक्ट क्या पड़ता है? एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी पे पड़ता है इफेक्ट, ठीक है। और जो मेंजरिया है वो एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। आपने देखा होगा कि हर एक जो कोई भी क्राइम है, जैसे कि अगर हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करें तो वहां पे इंटेंशन और नॉलेज दोनों को बताया गया। अगर हमने उसकी बात की है, मर्डर की बात की है, वहां पे भी इंटेंशन और नॉलेज को लेके ही हमने डिफ्रेंशिएट किया है कि वहां पे मर्डर करने की इंटेंशन थी कि नहीं थी। और अगर हम जैसे थेफ्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम बात कर रहे हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। तो हर उसमें बताया गया कि यहाँ पे नॉलेज चाहिए, यहाँ पे इंटेंशन चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मेंजरिया इम्प्लाई करना है, वहां पे मेंजरिया की बात हो रही है। जैसे कहीं पे वॉन्टनली वर्ड यूज किया है, कहीं पे डिसऑनेस्टली वर्ड यूज किया है, कहीं पे फ्रॉडुलेंटली वर्ड यूज किया है। तो इट मीन्स वो हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेंशंस की मेंजरिया की बात कर रहे हैं, जहां से हमें एक मेंटल एलिमेंट पता लग रहा है कि मेंटल एलिमेंट इज कंपल्सरी। अगर वो मेंजरिया नहीं है, सिर्फ एक्ट हो रहा है, तो दैट इज नॉट पनिशेबल। मान लीजिए थेफ्ट की ही बात लेते हैं हम। थेफ्ट में इवन प्रॉपर्टी मूव हुई है। मान लीजिए मेरे हस्बैंड की एक बुक है जिसको मैंने ये सोच के मूव कर दिया कि ये तो मेरे हस्बैंड की बुक है, जिस चीज पे मेरे हस्बैंड का राइट है उस चीज पे मेरा भी राइट है। तो इट मीन्स वहां पे मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने ये बुक हस्बैंड से चुरा के लेके जानी है।
यहाँ पे क्या है कि वहां पे मैंने सोचा कि ये एज अ राइट, मेरा राइट है कि मैं इस बुक को इधर उधर मूव कर सकती हूँ। तो वहां पे मेरी इंटेंशन ना होने की वजह से चाहे मूवमेंट हुई या प्रॉपर्टी की एक्टस रियस हो गया, बट देयर वाज नॉट मेंस रिया, सो दैट इज नॉट कम अंडर थेफ्ट। तो किसी भी क्राइम को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि एक्टस रियस और मेंस रिया होना चाहिए। अब इंजरी की बात करते हैं। इंजरी सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में डिफाइन की है। इंजरी किसी पर्सन को भी हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को भी हो सकती है और रेपुटेशन को भी हो सकती है। और किसी पर्सन में अगर पर्सन इंटरेस्टेड है, मान लीजिए कि कोई पर्सन अपने बच्चों में इंटरेस्टेड है, अपनी फैमिली में इंटरेस्टेड है, अगर उसको डर है कि अगर मैं ये एक्ट नहीं करूं या हम उस पर्सन को इंजरी नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी फैमिली को इंजरी कर रहे हैं, देन ऑल्सो वो इंजरी में कवर होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको इस लेक्चर में से कोई कुछ भी डाउट्स हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को डाल दीजिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।